नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शुक्ला आज फिर उपस्थित हूं प्रसंग में बिल्कुल एक नए विषय के साथ। लेकिन आगे बढ़ने के पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिलता रहे। आज हम बात करेंगे यूनिवर्सल बेसिक इनकम या सार्वभौमिक बुनियादी आय के बारे में। इसकी बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये चुनावों में भी एक गरीबी उन्मूलन को लेकर के बड़ा विषय बनने वाला है। 2019 से राहुल गांधी जी लगातार ये कहते आ रहे हैं कि 72,000 रुपए देश के गरीबों को यूनिवर्सल बेसिक इनकम के रूप में कांग्रेस अगर आएगी सरकार में तो लगातार देगी। और भारतीय जनता पार्टी ने भी अभी हाल ही में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में सभी महिलाओं को कुछ न कुछ नगद राशि देने की योजनाएं प्रारंभ की हैं। तो आइए बात करते हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम या बुनियादी सार्वभौमिक आय के बारे में। यूनिवर्सल बेसिक इनकम एक ऐसी सरकारी योजना है जिसमें प्रत्येक वयस्क नागरिक को नियमित रूप से एक निर्धारित राशि मिलती है। इसका लक्ष्य दरअसल गरीबी को कम करना है और गरीबों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। सार्वभौमिक बुनियादी आय का विचार अमेरिका में बहुत बढ़ रहा है। इसका कारण यह है कि मैन्युफैक्चरिंग और अन्य क्षेत्रों में स्वचालन तेजी से बढ़ रहा है और रोजगार में कमी आ रही है। विशेष रूप से एआई रेवोल्यूशन से बड़ी संख्या में लोगों की नौकरियां छूट रही हैं। वर्ष 2020 के राष्ट्रपति चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी के पहले उम्मीदवार एंड्रू यांग ने यूनिवर्सल बेसिक इनकम को अपने अभियान का प्रमुख स्तंभ बनाया था। बाद में उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया और चुनाव नहीं लड़ा, ये अलग बात है, लेकिन उनके कारण ये मुद्दा एकदम से सुर्खियों में आ गया था। यांग की योजना के अनुसार प्रत्येक अमेरिकी वयस्क को सरकार से हर महीने $1,000 मिलना था। इसकी आलोचना मुख्य रूप से इसकी लागत के कारण की जाती रही है। समाज के सभी सदस्यों को बुनियादी आय प्रदान करने का विचार कोई नया नहीं है, बल्कि सदियों पुराना है। 16वीं सदी के अंग्रेज दार्शनिक और राजनेता थॉमस मोर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक यूटोपिया में यह विचार पहली बार दिया था। अमेरिका के प्रसिद्ध पैम्फलेटियर थॉमस पेन के विचारों ने अमेरिकी क्रांति को काफी प्रेरणा दी है। उन्होंने भी यह प्रस्ताव रखा था जिसमें कि टैक्स द्वारा सभी को बुनियादी आय प्रदान की जानी थी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने 1967 में प्रकाशित अपनी पुस्तक वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर केओस और कम्युनिटी में गारंटी शुदा आय का प्रस्ताव रखा था। अमेरिका में संघीय सरकार अर्जित आयकर क्रेडिट या EIC के रूप में जरूरतमंद परिवारों के लिए अस्थायी सहायता प्रदान करती है, लेकिन अभी तक अमेरिका में भी सार्वभौमिक आय की प्रणाली नहीं अपनाई गई है। सन 2023 में ओपन AI और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने श्रम बाजार पर प्रौद्योगिकी के प्रभाव का विश्लेषण करते हुए एक वर्किंग पेपर प्रकाशित किया था। उनके विश्लेषण के अनुसार अमेरिका में 80% लोगों के कम से कम 10% कार्यों पर AI का प्रभाव पड़ेगा। इसी पेपर में यह भी बताया गया है कि 19% श्रमिकों के 50% से भी अधिक कार्यों पर AI का असर पड़ सकता है। सार्वभौमिक बुनियादी आय के समर्थकों का मानना है कि सरकार से गारंटीकृत भुगतान उनकी मदद करेगा जो इन परिवर्तनों के कारण आर्थिक तंगी के शिकार होंगे। हो सकता है कि सरकार द्वारा दी गई आय जीवन यापन के लिए पर्याप्त न हो, परंतु ये वेतन में होने वाली कमी और नौकरियां छूटने के असर को कुछ हद तक कम तो करेगी ही। UBI के लिए राजनीतिक समर्थन धीरे धीरे बढ़ रहा है। अमेरिका के पूर्व श्रम मंत्री रॉबर्ट रीच और सेवा कर्मचारियों के अंतर्राष्ट्रीय संघ के पूर्व प्रमुख एंडी स्टर्न इसमें शामिल हैं। इसमें कंजर्वेटिव अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन भी शामिल थे। उन्होंने 1962 में प्रकाशित पुस्तक कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम में नकारात्मक आयकर के पक्ष में तर्क दिए थे, जो UBI का ही एक रूप है। उदारवादी दार्शनिक चार्ल्स मरे का मानना है कि गारंटीकृत आय से नौकरशाही की आवश्यकता कम होगी।
उन्होंने प्रस्तावित किया है कि $10,000 प्रतिवर्ष की यूबीआई हो और इसके साथ साथ बुनियादी स्वास्थ्य बीमा भी हो। उद्यमी और अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार एंड्रू यांग ने इस विचार को अपने अभियान की आधारशिला बनाया था। उन्होंने इसको फ्रीडम डिविडेंड कहा था और उनका कहना था कि अगर वो चुनाव जीते तो 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक अमेरिकी को हर महीने $1,000 सरकार की ओर से दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका में काम की तलाश करने वाले अमेरिकियों की संख्या बढ़ती जा रही है। फ्रीडम डिविडेंड अमेरिकियों को बुनियादी सुविधाओं के लिए धन मुहैया कराएगा। यांग ने बाद में राष्ट्रपति पद की दौड़ छोड़ दी। ध्यान देने वाली बात है कि यदि यह योजना लागू की जाती तो इसमें अमेरिका के कुल बजट का लगभग आधा हिस्सा खर्च हो जाता। पोप फ्रांसिस ने भी यूबीआई का समर्थन किया है। 2020 के ईस्टर में उन्होंने एक पत्र में यूबीआई के बारे में लिखा था कि यह अधिकार विहीन श्रमिकों की सहायता का विचार है जो मानव मूल्यों और ईसाइयत के मूल्यों दोनों पर आधारित है। दुनिया में गरीबों को आर्थिक सहायता देने के लिए 3 प्रकार के तरीके अपनाए जाते हैं। पहला तरीका सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं हैं, जिनमें निःशुल्क भोजन, पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा आदि की व्यवस्था की जाती है। दूसरा तरीका निगेटिव आयकर का है, जिसमें कम आय वाले लोगों से आयकर नहीं लिया जाता बल्कि उल्टा उन्हें धन दिया जाता है। जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है वैसे वैसे उन्हें मिलने वाली राशि कम हो जाती है। अंततः एक निश्चित सीमा से अधिक आय हो जाने पर उनको आयकर देना पड़ता है। तीसरा तरीका यूनिवर्सल बेसिक इनकम का है, जिसमें बिना किसी क्राइटेरिया के सभी को एक निश्चित राशि दी जाती है। वर्तमान में ये योजना विश्व में कहीं पर भी लागू नहीं है, हालांकि पूर्व में ईरान और मंगोलिया में इसे लागू किया गया था। इस योजना का पायलट प्रोजेक्ट भारत सहित अनेक देशों में किया गया है। अधिकांश पायलट प्रोजेक्ट्स में इसको फायदे का सौदा बताया गया है। गरीबों और लाल फीताशाही को कम करने के दावे के बावजूद सार्वजनिक बुनियादी आय की राह काफी कठिन है। इसका सबसे बड़ा कारण इसकी ऊंची कीमत है। यह भी तर्क दिया जाता है कि यूबीआई की आय क्योंकि बिना किसी काम के मिलेगी, इसलिए यह काम करने के प्रति लोगों के रुझान को कम करेगा। एक मुद्दा यह भी है कि अगर $12,000 प्रतिवर्ष दिया भी जाता है तो ये राशि जीवन यापन के लिए तो पर्याप्त नहीं होगी। भारत ने जून 2011 से नवंबर 2012 के मध्य यूनिसेफ और स्वैच्छिक संगठन सेवा ने यूबीआई के लिए 2 पायलट परियोजनाएं चलाई थी, जो इस दुनिया में इस प्रकार की 8 पायलट परियोजनाओं में से एक थी। इन परियोजनाओं में परियोजना क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति को शामिल किया गया था, चाहे उसे अन्य प्रकार की सामाजिक सहायता मिल रही हो या न मिल रही हो। ये परियोजनाएं मध्य प्रदेश और दिल्ली में चलाई गई थी। 30 और 31 मई 2013 को सेवा ने इन परियोजनाओं के परिणाम के संबंध में दिल्ली में एक प्रस्तुतिकरण किया, जिसमें बताया गया कि इसके कारण स्वास्थ्य और पोषण आदि में सुधार हुआ, शिक्षा तथा कृषि भी बेहतर हुए और गरीब परिवारों पर कर्ज का बोझ कम हुआ। वर्ष 2016-17 के आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार यूबीआई को गरीबी उन्मूलन के महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया था। तत्कालीन मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने इसकी भूमिका में लिखा था कि एक नए विचार के रूप में उभरा है। उन्होंने मुख्य चैप्टर में लिखा है कि यूबीआई सामाजिक न्याय और उत्पादन आधारित अर्थव्यवस्था के मध्य एक क्रांतिकारी पैराडाइम शिफ्ट है। 21वीं सदी में इससे उसी प्रकार के बदलाव लाए जा सकते हैं 21वीं सदी में इससे उसी प्रकार के बदलाव लाए जा सकते हैं जैसे 20वीं सदी में नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्रदान करने से आए थे। इस बारे में मिंट ने 28 मार्च 2019 को एक पूरा आलेख छापा था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। वर्ष 2018 में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसान आभार सम्मेलन में यह वादा किया था कि यदि केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो 25 करोड़ गरीबों को प्रतिवर्ष 72,000 रुपए यूबीआई के रूप में दिए जाएंगे। उन्होंने इसे न्याय योजना का नाम दिया। इस संबंध में
26 मार्च 2019 को इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित खबर देखिए। कांग्रेस पार्टी ने 2019 में लोकसभा चुनावों में इस योजना के बारे में काफी कुछ कहा था, परंतु वो सत्ता में नहीं आए। जनवरी 2023 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी जी ने मंच से फिर इस योजना की बात कही। उनके भाषण का अंश YouTube की चैनल न्यूज 18 MP छत्तीसगढ़ पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के रूप में उपलब्ध है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। 2019 में हम एक योजना लाना चाहते थे, न्याय योजना। हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में 72,000 रुपए साल के सीधा बैंक अकाउंट में, गरीब मजदूरों के बैंक अकाउंट में, गरीब किसानों के बैंक अकाउंट में, सबके बैंक अकाउंट में। तो अगर हमारी सरकार आएगी तो हम ये योजना लाएंगे। हाँ, तो आप सबका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। देखिए, कोविड-19 के दौरान आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्व अध्यक्ष रघुराम राजन एवं अन्य लोगों ने अनेक आलेख प्रकाशित किए, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार करने के साथ ही गरीबों के लिए न्यूनतम आय सुनिश्चित करने के प्रयास भी होने चाहिए। उन्होंने प्रस्ताव किया कि यदि केवल 20 वर्ष की आयु से अधिक की महिलाओं भर को 4,000 रुपए वार्षिक दिए जाएं तो इसकी लागत केवल 1.72 लाख करोड़ रुपए ही आएगी, जो जीडीपी का मात्र 0.84% है। कांग्रेस द्वारा 72,000 रुपए दिए जाने के संबंध में उन्होंने कहा कि न तो यह भीख है और न ही यूबीआई है, बल्कि गरीबी दूर करने की योजना है। बिजनेस स्टैंडर्ड में इस बारे में छपी हुई खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। भारत में अनेक अर्थशास्त्री इस योजना के पक्षधर हैं। बेसिक इनकम ए ट्रांसफॉर्मेटिव पॉलिसी फॉर इंडिया के सह लेखक गाइड स्टैंडिंग कहते हैं कि बुनियादी आय सामाजिक न्याय का मामला है। स्वरोजगार महिला संघ सेवा की संस्थापक रेनाना झाबवाला का कहना है कि बुनियादी आय एक ऐसी सामाजिक नीति है जिसे अपनाने का समय आ गया है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर प्रणव वर्धन का कहना है कि बुनियादी आय राजकोषीय रूप से व्यावहारिक है और सामाजिक रूप से वांछनीय है। बहुत से अर्थशास्त्रियों का मानना है कि गरीबों के लिए यह मुक्ति का मार्ग है। वो कहते हैं कि न केवल इसके द्वारा महिलाओं और गरीबों का सशक्तिकरण होगा, बल्कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मनरेगा और अन्य सामाजिक सहायता की योजनाओं में होने वाले भ्रष्टाचार तथा लीकेज से भी मुक्ति मिल सकेगी और लाल फीताशाही भी कम होगी। ये योजनाएं लंबे समय तक चलाई जाने के बावजूद गरीबी दूर नहीं कर सकी और बहुत सारे इलाकों में भ्रष्टाचार का जरिया बन चुकी हैं। यदि इन योजनाओं को बंद करके यूबीआई की योजना चलाई जाए तो यूबीआई के लिए आसानी से धन मुहैया कराया जा सकता है। एक अनुमान के अनुसार वर्तमान में चल रही इन सामाजिक न्याय की योजनाओं पर जीडीपी का लगभग 4.9% व्यय होता है, जबकि यूबीआई का खर्च जीडीपी का मात्र 3.7% ही होगा। दूसरी ओर नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी अमिताभ कांत जी का कहना है कि वो इस बात से तो सहमत हैं कि मनरेगा जैसी योजनाओं में लीकेज और भ्रष्टाचार के चलते इन योजनाओं के स्थान पर लोगों के सीधे बैंक खाते में धन देना उनको ठीक लगता है, लेकिन वो इस धन को ग्रांट के रूप में नहीं बल्कि ऋण के रूप में देना चाहते हैं। YouTube की चैनल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत उपलब्ध उनके वीडियो का अंश देखिए। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। Reached the government bank accounts, and therefore you are going to end up with vast amount of taxes and with vast amounts of penalties which will be levied over the next 2 to 3 years, and the government's coffers will be quite rich in terms of this. So my basic assumption is that if you were to look at doing away with the rural employment guarantee scheme, which are inefficient, and the public distribution system, and my belief is that it's much better to pay directly straight into the individual account rather than going through any middleman. And you've been able to create a vast, unique infrastructure which doesn't exist in any other part of the world. You'll be able to reach directly to the beneficiary. However, having said that, I'm a great believer in not giving money as grant.
you create parasites if you give money as grants. And I've worked very extensively in rural development and with traditional fishermen in the state of Kerala in India. And one of the unique things about Kerala was its self-help group movement, and particularly several self-help groups which पिछले कुछ महीनों में अनेक राज्य सरकारों ने यूबीआई से मिलती जुलती योजनाएं लागू की हैं। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं को नगद राशि देने के लिए लाडली बहना योजना लागू की थी। महतारी वंदन योजना के नाम से इसी प्रकार की योजना छत्तीसगढ़ में भी भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में कही थी, जिसे भाजपा ने जीत के बाद छत्तीसगढ़ में लागू भी कर दिया है। माना जाता है कि इन दोनों राज्यों में भाजपा की जीत का प्रमुख कारण यह योजनाएं भी थीं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने भी महिलाओं को 1,000 रुपए मासिक नगद देने की घोषणा की है। इस बारे में बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी खबर देखिए। देश भर में जनधन बैंक खाते खुल जाने के कारण अब गरीबों के बैंक खाते में सीधे धन का अंतरण करना संभव हो गया है। ऐसा लगता है कि ये बात सभी को समझ में आने लगी है कि सामाजिक न्याय की योजनाओं के नाम पर धन का बंदर बांट करने की जगह यदि सीधे ही ये धन की राशि गरीबों के खातों में भेज दी जाए तो वो अपनी आवश्यकता के अनुरूप इसका बेहतर उपयोग कर सकेंगे और इसके राजनीतिक लाभ तो राजनीतिक दलों को होंगे ही। ऐसा लगता है कि देश इसी प्रकार की योजनाओं की ओर बढ़ रहा है। तो आज के लिए इतना ही। शीघ्र ही मैं उपस्थित होऊंगा प्रसंग में किसी नए विषय पर नए वीडियो के साथ। नमस्कार।